इस इन डेप्थ डिस्कशन की शुरुआत ना एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से होती है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की तो बिल्कुल बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। हाँ। 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक फ्लैगशिप एनसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था एनकाटा। हाँ, और उस प्रोजेक्ट के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स और एकेडमिशियंस को हायर किया, उन्हें बहुत भारी सैलरी दी और बड़े बड़े प्रोफेशनल मैनेजर्स लगाए ताकि हर एंट्री बिल्कुल वक्त पर और बजट के अंदर पूरी हो। उनका सीधा सा मानना था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से ही दुनिया का सबसे बेहतरीन नॉलेज बेस बनेगा। सही बात है, लेकिन उसके ठीक थोड़े वक्त बाद ही एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसमें मजेदार बात ये थी कि इस नए प्रोजेक्ट में कोई सैलरी नहीं थी, कोई टॉप डाउन मैनेजमेंट नहीं था। वॉलंटियर्स ने बिना किसी पैसे के बस अपने शौक और नॉलेज शेयर करने के जज्बे से इंटरनेट पर एक एनसाइक्लोपीडिया लिखना शुरू किया। और नतीजा क्या निकला? बिना किसी फाइनेंशियल रिवॉर्ड के अनपेड वॉलंटियर्स के एक ग्रुप ने दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनी को हरा दिया और विकिपीडिया जीत गया। अगर उस दौर के किसी ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट से इस नतीजे की भविष्यवाणी करने को कहा जाता तो वो इसे बिल्कुल असंभव मानता। सदियों से यही माना जाता रहा है कि इंसान सिर्फ दो चीजों पर रिएक्ट करता है, अपने फायदे को बढ़ाना और अपने नुकसान को कम करना। एग्जैक्टली, जहां पैसा और इनाम है वही मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए था ना। लेकिन विकिपीडिया की जीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ह्यूमन मोटिवेशन को समझने का हमारा पुराना तरीका पूरी तरह से फ्लॉज से भरा हुआ है। और आज के इस इन डेप्थ डिस्कशन का मकसद भी यही है। डैनियल पिंक की मशहूर किताब ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस के जरिए हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। और पिछले कई दशकों की साइंटिफिक रिसर्च को अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसानों को असल में आगे बढ़ाने के लिए जो चीज मोटिवेट करती है वो कन्वेंशनल विजडम से बहुत अलग है। सदियों पुराना जो हमारा कैरेट एंड स्टिक यानी इनाम और सजा का मॉडल है वो अब किस तरह से बेअसर हो चुका है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इंसान के काम करने के ढंग का एक लंबा एवोल्यूशन रहा है जिसे मोटिवेशन 1.0 और 2.0 के जरिए समझा जा सकता है। हाँ, तो इस एवोल्यूशन की शुरुआत होती है मोटिवेशन 1.0 से, जो इंसान का सबसे बेसिक और प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका पूरा फोकस सिर्फ बायोलॉजिकल ड्राइव्स पर था, मतलब जिंदा रहना, खाना ढूंढना, खतरे से बचना, बस यही सब। लेकिन जैसे जैसे इंसानी समाज कॉम्प्लेक्स हुआ और खासकर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी। राइट, क्योंकि फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था। सही कहा। और वहां लोगों से एक ही काम को हजारों बार बिना रुके करवाना था। तो यहाँ से मोटिवेशन 2.0 का जन्म हुआ, जिसे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की भाषा में टेलरिज्म भी कहते हैं। ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पर आधारित था। इस सिस्टम ने इंसानों को बेसिकली एक फैक्ट्री मशीन के पुर्जों की तरह देखा, जहां रूटीन काम करवाने के लिए बाहरी दबाव का इस्तेमाल जरूरी था। वही कैरेट एंड स्टिक मॉडल। अच्छा काम करने पर गाजर यानी इनाम और गलती करने पर छड़ी यानी सजा। लेकिन एक मिनट, क्या हम सच में घोड़े हैं जिनको गाजर दिखाकर चलाया जाए? इंसान कोई मशीन का पुर्जा तो है नहीं जिसे गाजर दिखाकर पूरी जिंदगी चलाया जा सके। इस प्योरली ट्रांजैक्शनल अप्रोच में ना एक बहुत बड़ा झोल था। और इस बात को समझने के लिए 1950s के दशक में हैरी हार्लो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा किया गया रीसस मंकीज का एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। वो बिना किसी इनाम या खाने की लालच के सिर्फ अपने मजे और नेचुरल क्यूरियोसिटी के लिए उस पजल को सॉल्व करते हुए देखा गया। उन्होंने उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को ही अपना रिवॉर्ड बना लिया था। और पता है, उस एक्सपेरिमेंट का सबसे हैरानगेज हिस्सा तब सामने आया जब रिसर्चर्स ने सोचा कि चलो अगर इन बंदरों को पजल सॉल्व करने पर किशमिश दी जाए, रेजन्स एज अ रिवॉर्ड, तो उनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मोटिवेशन 2.0 यही तो सिखाता है कि रिवॉर्ड मिलने पर बिहेवियर और स्ट्रांग होता है। वेट, तो किशमिश मिलने के बाद क्या उन्होंने पजल जल्दी सॉल्व किया? नहीं, नतीजा बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही बाहरी इनाम को इंट्रोड्यूस किया गया, बंदरों की परफॉर्मेंस एक्चुअली गिर गई। उन्होंने ज्यादा गलतियां की और पजल सॉल्व करने में ज्यादा वक्त लगाया। इनाम ने उस काम का असली मजा और उनकी इंट्रिंसिक क्यूरियोसिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया था।
अरे वाह, ये तो सच में एक टर्निंग पॉइंट था जहां समझ आने लगा कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स यानी बाहरी इनाम किसी क्रिएटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। और ठीक यही फिनोमेनॉन इंसानों पर भी लागू होता है, जिसे कार्ल डंकर के मशहूर कैंडल प्रॉब्लम ने साबित किया। 1945 मतलब 1945 के इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक दीवार के पास लाकर एक मोमबत्ती, कुछ टैक्स यानी कीले और एक मैच बॉक्स दिया जाता है। हाँ, और उनका टास्क ये होता है कि मोमबत्ती को दीवार पर इस तरह लगाना है कि पिघलता हुआ मोम टेबल पर ना गिरे। राइट। और आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो टैक्स को सीधे मोमबत्ती के आर पार घुसाकर दीवार में लगाने की कोशिश करते हैं, जो ऑब्वियसली काम नहीं करता। असल सोल्यूशन ना वहां तक पहुंचने में है जहां दिमाग अपनी फंक्शनल फिक्सनेस को तोड़ता है। इंसान को उस मैच बॉक्स को सिर्फ मैचेस रखने के डब्बे की तरह नहीं देखना है, बल्कि एक स्टैंड या प्लेटफॉर्म की तरह देखना होता है। डब्बे को खाली करके टैक्स से दीवार पर लगाना और फिर उसके अंदर मोमबत्ती रखना ही सही नतीजा है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एग्जैक्टली। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में असल इंसाइट तब मिली जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट सैम ग्लक्सबर्ग ने इसे अपडेट करके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के साथ टेस्ट किया। उन्होंने एक ग्रुप को जल्दी सोल्यूशन निकालने के लिए पैसे ऑफर किए और दूसरे ग्रुप को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। और हैरानी की बात यह थी कि जिन्हें पैसे ऑफर किए गए थे उन्होंने सोल्यूशन ढूंढने में बिना इनाम वाले ग्रुप से लगभग 3.5 मिनट ज्यादा लगाए। 3.5 मिनट ज्यादा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे मिलने वाले थे। ये तो बहुत अजीब है। यहाँ दिमाग में होने वाले उस साइकोलॉजिकल बदलाव को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पैसे का लालच परफॉर्मेंस को गिरा क्यों देता है। असल में होता यह है ना कि जब सामने एक बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड या हाई स्टीक्स होते हैं तो दिमाग में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। ठीक है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारी सोच को नैरो कर देता है, एक तरह का टनल विजन पैदा कर देता है। अच्छा, मतलब फोकस एकदम छोटा हो जाता है। सही पकड़ा। अगर काम कोई स्ट्रेट लाइन में दौड़ लगाने जैसा रूटीन टास्क है तब तो ये नैरो फोकस काम आता है, लेकिन क्रिएटिव प्रॉब्लम्स जहां पेरिफेरल या लैटरल थिंकिंग की जरूरत होती है वहां ये नैरोड फोकस उस बॉक्स को एक स्टैंड की तरह देखने ही नहीं देता है। और इसी मैकेनिज्म के आधार पर डेनियल पिंक बताते हैं कि बाहरी इनाम, खासतौर पर इफ देन रिवॉर्ड्स, कि अगर ये करोगे तो वो मिलेगा, उनके 7 डेडली फ्लॉज होते हैं। 7 भयंकर नुकसान। हाँ, ये रिवॉर्ड्स क्रिएटिविटी को दबा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी गिराते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग को मजबूत करते हैं और यहाँ तक कि चीटिंग और शॉर्टकट्स जैसे अनएथिकल बिहेवियर को भी बढ़ावा देते हैं। जब पूरा फोकस सिर्फ इनाम पर होता है ना, तो इंसान नए रास्ते ढूंढने के बजाय बस किसी तरह उस इनाम तक पहुंचने का सबसे आसान या गलत तरीका अपनाने लगता है। सही बात है। और अगर हम इस लॉजिक को आज के दौर पर लागू करें तो एक बहुत बड़ा संकट सामने आता है। आज के इस 21st सेंचुरी इकोनॉमी में ज्यादातर रूटीन, रेपिटेटिव और एल्गोरिथमिक काम तो वैसे भी सॉफ्टवेयर, मशीन्स और एआई एल्गोरिथम्स कर रहे हैं। बिल्कुल। इंसानों के पास जो काम बच रहा है वो ह्यूरिस्टिक है, यानी नॉन रूटीन, क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर इनाम और सजा इसी ह्यूरिस्टिक थिंकिंग को मार देते हैं तो आज के वर्कफोर्स को मोटिवेशन 2.0 से चलाना एक पूरी तरह फेल होने वाली स्ट्रैटेजी है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ से मोटिवेशन 3.0 की एंट्री होती है। ये नया सिस्टम टाइप आई यानी इंट्रिंसिक बिहेवियर पर आधारित है, ना कि टाइप एक्स यानी एक्सट्रिंसिक पर। टाइप एक्स पूरी तरह से बाहरी इनाम जैसे पैसा आया स्टेटस पर निर्भर करता है, जबकि टाइप आई काम के अंदर छिपी हुई सार्थकता और मजेदारी पर। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, एक एनालॉजी के थ्रू, टाइप एक्स बिहेवियर ना कोयले की तरह है, फॉसिल फ्यूल्स की तरह। जब तक आप इसमें लगातार नया कोयला डालते रहेंगे ये जलेगा, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये जलना बंद हो जाएगा। बिना एक्सटर्नल फ्यूल के परफॉर्मेंस रुक जाएगी। दूसरी तरफ टाइप आई बिहेवियर सूरज की रोशनी यानी सोलर पावर की तरह है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये किसी बाहरी ईंधन का मोहताज नहीं है और इसके सहारे लंबे वक्त तक बिना थके आगे बढ़ा जा सकता है। क्या खूब एनालॉजी दी है आपने। और ये कॉन्सेप्ट एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पर आधारित है, जिसे SDT भी कहते हैं। उनकी वर्षों की रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग बाय डिफॉल्ट क्यूरियस और सेल्फ डायरेक्टेड होता है और इस रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार चलाए रखने के लिए 3 बुनियादी साइकोलॉजिकल पिलर्स की जरूरत होती है: ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस। तो आइए इन पिलर्स को प्रैक्टिकली समझते हैं। पहला पिलर है ऑटोनॉमी, यानी अपने काम और फैसलों पर खुद मुख्तारी। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन है।
ऑटोनॉमी को अक्सर लोग टोटल इंडिपेंडेंस या अकेले काम करने की आज़ादी समझ लेते हैं, जो कि गलत है। इसका असली मतलब है चॉइस या विकल्प के साथ काम करना। किताब में इसे 4 T's के स्ट्रक्चर से समझाया गया है। टास्क यानी क्या काम करना है, टाइम कब करना है, टेक्निक कैसे करना है, और टीम किसके साथ करना है। हाँ, और जब लोग इन 4 चीजों पर कंट्रोल महसूस करते हैं तो उनका एंगेजमेंट पूरी तरह से बढ़ जाता है। पिटी वही मर जाएगी। उस शेफ को अपनी मर्जी से इंग्रेडिएंट्स चुनने और अपनी टेक्निक से डिश बनाने की ऑटोनॉमी चाहिए होती है, तभी उसकी असली काबिलियत सामने आती है। और जब बिजनेस वर्ल्ड में इस 4T ऑटोनॉमी को अप्लाई किया जाता है तो उसके नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं होते। एटलासियन नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसे फेडेक्स डेज कहा जाता है। फेडेक्स डेज, ये क्या होता है? और उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से कहा कि साल में कुछ दिन वो किसी भी प्रोजेक्ट पर किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। उनका टास्क, टेक्निक और टीम पूरी तरह उनकी मर्जी का होगा। बस एक शर्त थी कि अगले दिन उन्हें कुछ ना कुछ नया और वैल्यूएबल डिलीवर करना होगा, जैसे फेडेक्स ओवरनाइट डिलीवरी करता है। अरे वाह! और आपको पता है, इस एक दिन की टोटल ऑटोनॉमी से इतने नए सॉफ्टवेयर पैचेस, क्रिएटिव फिक्सेस और नए प्रोडक्ट्स निकलकर सामने आए जो महीनों के रेगुलर रूटीन काम में कभी नहीं निकलते। कमाल है। ठीक इसी तरह गूगल ने भी तो अपने इंजीनियर्स के लिए 20% टाइम पॉलिसी लागू की थी ना, जिसके नतीजतन जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसी बहुत बड़ी सर्विसेज लॉन्च हुई। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल का भी एग्जाम्पल है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जब नर्सेस को अपने रूटीन से हटकर खुद की रिसर्च डिजाइन करने की ऑटोनॉमी मिली तो उन्होंने हॉस्पिटल की कई पुरानी पॉलिसीज को ही बेहतर बनाकर रख दिया। देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट दुनिया और ट्रेडिशनल मैनेजर्स इस कॉन्सेप्ट को इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब एक और मॉडल में मिलता है, ROWE, यानी रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। बेस्ट बाय जैसी कंपनीज ने एक दौर में इस मॉडल को अपनाया, जहां अटेंडेंस या ऑफिस में वक्त बिताने का कोई मायना नहीं था, सिर्फ रिजल्ट से मतलब था। तो मैनेजर्स इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल मैनेजर्स इसे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अटेंडेंस और प्रोसेस पर कंट्रोल छूटने से प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। उनका डर उनकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में छुपा है। डैनियल पिंक बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि मैनेजमेंट कोई पेड़ पौधों जैसी कुदरती चीज नहीं है। ये 1850 में इजाद की गई एक टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी लोगों को एंगेज करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे कंप्लायंस यानी आज्ञा पालन करवाने के लिए बनाई गई थी। I mean, ये आज के जमाने में तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। वही तो, आज की दुनिया में मैनेजमेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जो कंपनीज एम्प्लॉइज को ऑटोनॉमी देती हैं, उनकी ग्रोथ ट्रेडिशनल कंट्रोल बेस्ड कंपनीज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है, और वहां लोगों का जॉब छोड़कर जाना लगभग 1/3 रह जाता है। वाओ, 4 गुना ग्रोथ! लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, सिर्फ आजादी मिलना ही काफी नहीं है ना। अगर किसी को बिना किसी डायरेक्शन या चैलेंज के खुला छोड़ दिया जाए तो आजादी तो बोरियत और उदासीनता में बदल सकती है। इंसान का दिमाग नेचुरली ऐसा है कि वो किसी ना किसी चीज में बेहतर होना चाहता है, और यहाँ से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहने का अगला पड़ाव आता है, लगातार बेहतर बनने की जरूरत, जिसे दूसरा पिलर यानी मास्टरी कहा जाता है। सही बात है। और इस मास्टरी का बीज साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंट-मिहाली के फ्लो कॉन्सेप्ट में मिलता है। फ्लो एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे वक्त, भूख या आसपास का कुछ होश नहीं रहता। हाँ, म्यूजिशियंस और कोडर्स अक्सर इस स्टेट की बात करते हैं। बिल्कुल, और ये तब होता है जब एक गोल्डीलॉक्स टास्क मिलता है, यानी काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत आने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि एंजाइटी पैदा हो जाए। चैलेंज और इंसान की एग्जिस्टिंग स्किल्स के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस ही फ्लो स्टेट को जन्म देता है। लेकिन देखिए, यहाँ बात वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मास्टरी के कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही पैराडॉक्स जैसी बात है जिस पर डैनियल पिंक ने गौर किया है। पिंक कहते हैं कि मास्टरी एक एसिम्प्टोट की तरह है। ज्योमेट्री में एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व के करीब तो आती जाती है, पर चाहे उसे अनंत तक, इन्फिनिटी तक खींच दिया जाए, वो उसे कभी टच नहीं कर सकती। राइट। इसका मतलब है कि किसी भी फील्ड में एब्सोल्यूट परफेक्शन या पूरी मास्टरी कभी हासिल नहीं की जा सकती। तो फिर लोग उसके पीछे क्यों भागेंगे? जब ये मालूम है कि परफेक्शन कभी नहीं मिलेगा, तो कोई इंसान अपना पूरा जीवन उसको पाने में क्यों लगा देगा?
क्या ये लगातार मेहनत और परफेक्शन का ना मिलना उन्हें डिमोटिवेट नहीं करेगा? अगर साइकोलॉजिकल नजर से देखा जाए ना, तो यही कभी ना मिल पाने वाली कोशिश और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ही असल जादू है। अगर किसी काम में बहुत जल्दी परफेक्शन मिल जाए तो इंसान वहां से आगे बढ़ना छोड़ देता है। मास्टरी सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसके 3 नियम होते हैं। अच्छा, कौन सी 3 नियम? पहला नियम है कि ये एक माइंडसेट है। कैरल वेक की मशहूर रिसर्च है ना, जिसके मुताबिक जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी एबिलिटी को पत्थर की लकीर मानते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि कोशिश से क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा नियम यह है कि मास्टरी एक पेन है। इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, जिसमें सिर्फ आसान चीजें नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों पर मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जिसमें पसीना और मेहनत लगती है। एग्जैक्टली ये फिजिकली और मेंटली थका देने वाला काम है, जिसमें ग्रिट और पैशन लगता है। और तीसरा नियम वही एसिम्प्टोट वाला है। क्योंकि एब्सोल्यूट परफेक्शन एक इल्यूजन है, इसलिए टाइप 1 लोग कभी ठहराव यानी स्टैग्नेशन महसूस नहीं करते। उनका रिवॉर्ड वो एंड डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि हर रोज एक कदम बेहतर होने की जर्नी होती है। क्या बात है। अब यहाँ तक आते आते हमें टाइप 1 बिहेवियर के 2 बड़े हिस्से मिल चुके हैं, काम करने की आज़ादी यानी ऑटोनॉमी, और किसी चीज़ में बेहतरीन बनने की लगन यानी मास्टरी। लेकिन अगर कोई इंसान दुनिया का सबसे आज़ाद और सबसे माहिर कोडर या आर्टिस्ट बन जाए, पर उसका काम सिर्फ खुद तक सीमित रहे, तो एक वक्त आएगा जब वो खोखला महसूस करेगा। सही कह रही हैं आप। ऑटोनॉमी और मास्टरी एक इंजन की तरह है, लेकिन उस इंजन को एक दिशा चाहिए होती है। हमें एक ऐसी वजह चाहिए जो हमसे बड़ी हो। यहाँ ज़रूरत पड़ती है तीसरे पिलर की, जिसे पर्पस या उद्देश्य कहा जाता है। पर्पस का मतलब है किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा होना जो खुद के अस्तित्व से कहीं ज़्यादा बड़ी और सार्थक हो। और आजकल का वर्कफोर्स, खासकर नई जनरेशन, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इंस्पायर नहीं होती, वो पर्पस मैक्सिमाइजेशन ढूंढती है। टॉम्स शूज का बिजनेस मॉडल इसकी एक परफेक्ट मिसाल है। उनका मॉडल बड़ा सीधा था। जब भी कोई एक जूता खरीदेगा, वो उसके बदले में किसी जरूरतमंद बच्चे को एक जूता दान करेंगे। उनका प्रॉफिट कमाना सिर्फ एक मैकेनिज्म था ताकि वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। That's beautiful. है ना? जब कंपनी का पर्पस इतना साफ और दूसरों की भलाई से जुड़ा होता है, तो वहाँ काम करने वाले लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए नेचुरली मोटिवेट होते हैं। और इस पर्पस को व्यक्तिगत स्तर पर यानी अपने लेवल पर ढूंढने के लिए किताब में 2 बहुत ही मजबूत मेंटल एक्सरसाइजेस का भी जिक्र किया गया है, जो मैं सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला सवाल जो किसी को भी खुद से पूछना चाहिए वो है, आपकी लाइफ का एक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस? हाँ, जैसे एब्राहम लिंकन के जीवन को एक सेंटेंस में इस तरह बयान किया जा सकता है कि उन्होंने देश को जोड़े रखा और स्लेवरी को खत्म किया। ये एक लाइन उनका गाइडिंग पर्पस थी। दूसरा सवाल है, हर रात खुद का आत्म मूल्यांकन करना इस सवाल के साथ कि क्या मैं कल से बेहतर था। ये दोनों सवाल ना ध्यान भटकने नहीं देते, लेकिन पिंक के इस पर्पस पिलर पर बिहेवियरल साइकोलॉजी में कुछ बहस और क्रिटिक भी मौजूद है। बिल्कुल, और इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। देखिए, पिंक की इस मोटिवेशन 3.0 की थ्योरी की फाउंडेशन वही सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है जिसकी हमने पहले बात की थी। लेकिन असल एसडीटी मॉडल में 3 चीजें थी: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, जिसे पिंक ने मास्टरी कहा, और तीसरा था रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस, इसका क्या मतलब हुआ? रिलेटेडनेस का सीधा सा मतलब है एक दूसरे से जुड़ाव, कम्युनिटी की फीलिंग। पिंक ने इस रिलेटेडनेस शब्द को हटाकर उसकी जगह पर्पस को फिट कर दिया। कुछ टॉप साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा करने से ह्यूमन कनेक्शन और कम्युनिटी की अहमियत पर थोड़ा पर्दा पड़ जाता है। अगर हम वापस विकिपीडिया वाले एग्जाम्पल पर जाएं, तो लोग वहां सिर्फ एक बड़े पर्पस के लिए नहीं आते, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वहां एक कम्युनिटी बनती है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। पॉइंट है, एक दूसरे के साथ रहने की ड्राइव भी उतनी ही इंट्रिंसिक होती है। ये क्रिटिक एक पूर्ण चित्र देखने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन एक और प्रैक्टिकल बात, अगर कोई ये मान ले कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी इनाम और सजा हमेशा और हर जगह पूरी तरह से गलत है, तो ये भी एक अधूरी बात होगी, है ना? हाँ, ऐसे बहुत से काम हैं जो बिल्कुल रूटीन है, बोरिंग है, जिसमें किसी क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, जैसे इन्वेंट्री काउंट करना या एनवेलप्स पैक करना। ऐसे कामों के लिए कैरेट एंड स्टिक आज भी असरदार हो सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के 3 रूल्स पिंक्स ने बताए हैं। ओके, वो क्या है? पहला,
काम करवाने वाले को पूरा रैशनल समझाना चाहिए कि ये छोटा और बोरिंग काम बड़ी पिक्चर में क्यों जरूरी है। दूसरा, इस सच्चाई को ओपनली एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, ये काम बोरिंग है। और तीसरा, टास्क असाइन करने के बाद उसे कैसे पूरा करना है इसकी ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। और मुझे लगता है एक इनाम देने का तरीका भी बदलना चाहिए। इफ देन रिवॉर्ड्स की जगह कि अगर ये करोगे तो वो मिलेगा, नाउ दैट रिवॉर्ड्स होने चाहिए। यानी काम पूरा होने के बाद अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड बोनस की तरह इनाम देना कि अब जबकि तुमने ये अचीव कर लिया है तो ये लो इनाम, जिससे क्रिएटिविटी ना मरे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समराइज करें, हमने देखा कि मोटिवेशन 1.0 यानी जिंदा रहने से लेकर मोटिवेशन 2.0 इनाम और सजा तक का सफर कैसा रहा। और अब आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के दौर में जब रूटीन काम मशीन्स के पास जा रहे हैं, तो राइट ब्रेन क्रिएटिव काम ही बचे हैं। अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो हमें मोटिवेशन 3.0 को अपनाना ही होगा, ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस को। सही बात है। और डिस्कशन खत्म करने से पहले मैं एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमारे स्कूल्स, हमारे पढ़ाने के तरीके और हमारे ऑफिस के स्ट्रक्चर्स आज भी मोटिवेशन 2.0 पर आधारित हैं, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स बनाने के लिए। सैड बट ट्रू। जरा सोचिए, अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मोटिवेशन 3.0 के आधार पर ग्राउंड जीरो से दोबारा डिजाइन करें, जहां कंप्लायंस की जगह एंगेजमेंट और इंट्रिंसिक ड्राइव पर जोर हो, तो हमारी सोसाइटी कितनी अलग और कितनी बेहतर हो सकती है। ये एक ऐसी दिशा है जिसमें हम सबको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा उलझा हुआ लेकिन जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से गौर करना होगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और डीप डाइव में।